आप सभी दर्शक साथी हमारे फौजी भाई जो इस लाइव को अभी देखेंगे या फिर बाद में देखेंगे जब हम लोग शेयर करेंगे इनको ब्रॉडकास्ट पे या अलग अलग कम्युनिटी ग्रुप्स में, आप सभी को जय हिंद। मैंने आज सुबह देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे फौजियों ने डिसेबिलिटी पेंशन और जो डिसेबल्ड सोल्जर्स की पेंशन है उस पे जो इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन था वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब वो टैक्स भरेंगे, इनकम टैक्स जो भी उनका पैनल और स्लॉट आता है उसके हिसाब से। और थोड़ा सरप्राइज इसलिए हुआ कि हम लोग कल लगातार बजट पे चर्चाएं कर रहे थे, अलग अलग साथी लोग डिबेट्स में भी गए, सबने अपने अपने परिप्रेक्ष्य रखे और इस बीच में इस चीज को निकल में आने में थोड़ा समय लगा। वैसे भी फौजियों की संख्या को देखते हुए उनके कल्याण की चीजें थोड़ा समय के बाद पटल पे आती हैं। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग लगा जब आज सुबह इतनी सारी पोस्ट देखा। तो एक फौजी होने के नाते और बाकी आप लोग भी समझते होंगे कि ये बड़ा चौंकने वाली बात थी कि एक फौजी जो देश की सेवा करता है और अगर वहां पे किसी तरीके से उसको फिजिकल इंजरी होती है, चोटें होती हैं या शारीरिक व्याधियां तैयार होती हैं, तो अभी तक तो कम से कम सरकार सेना के माध्यम से ये समझती थी कि फौजियों की जिस तरीके की जिंदगी है उसमें शारीरिक और मानसिक काफी विपदाएं आती हैं और उस वजह से जो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था, हालांकि ये सरकारी सेवाओं में सभी को मिलता है, सिविल में भी मिलता है और आप जानते हैं बहुत से तो सिविल के लोगों को बहुत लीनियंट तरीके से मिलता है। यहां तक कि आप जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में पोस्टिंग लोग जाते हैं उनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस उसके मिलते हैं, फौज में वो सब नहीं मिलता है। फिर भी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट था इस सब चीजों को देखते हुए उस पर टैक्स एग्जेम्पशन था। एक फौजी जो डिसेबल्ड सोल्जर है वो कम से कम किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देता था, ना तो डिसेबिलिटी पेंशन पार्ट पे देता था ना और ना पेंशन वाले हिस्से पे देता था। लेकिन बहुत कुछ चौंकने की जरूरत भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब फौजियों को अग्निवीर योजना देकर के अग्निवीर बनाया था तो सच पूछिए अपने दिल से, क्या किसी ने देश में सोचा था कि फौजियों की तनख्वाह और फौजियों की पेंशन इतनी भारी हो जाएगी कि सरकारें ना बोलते हुए भी कहीं ना कहीं ये इशारा देती हैं देश को कि इतनी सारी 12-14 लाख की फौज, इनकी तनख्वाह और इनकी पेंशन फौज पे बहुत भारी पड़ रही है। और इतनी भारी पड़ रही है कि एक तरफ बोला जाता है कि देश जो है हमारी दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और हम उनको तनख्वाह देने की हालत में नहीं है, पेंशन देने की हालत में नहीं। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, थोड़ी सी दुख के साथ जोड़ना चाहूंगा। हमारे अपने फौज में ही कुछ कुछ क्या काफी हद तक मैंने टीवी के अलग अलग पैनल्स पे अग्निवीर की चर्चाओं में गया और मैंने देखा जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनमें बहुत से लोग अग्निवीर योजना को जस्टिफाई करते हुए दिख रहे थे कि अग्निवीर योजना में ये फायदा है, अग्निवीर योजना में वो फायदा है। मेरी बातचीत की शुरुआत ही इस लाइन से होती थी। मैं उनको बोलता था कि सर आप एक काम करिए, जो आपको पेंशन मिल रही है पहले उसको सरेंडर कर दीजिए और पेंशन को सरेंडर करने के बाद उन अग्निवीरों के बारे में बात करिए जिनको 4 साल के बाद कोई पेंशन नहीं मिलेगी और कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप अगर लगातार पेंशन ले रहे हैं और अग्निवीर योजनाओं के फायदे बता रहे हैं तो एक और रास्ता है, आप अपने बच्चों को अग्निवीर योजना में भेजिए और आप पेंशन लेते रहिए और 4 साल बाद जब आपका बेटा रिटायर होके आपके ही घर आएगा वापस और ना उसके पास तनख्वाह नहीं होगी ना पेंशन होगी, और जब आप बुजुर्ग होंगे तब आप ये सोचेंगे कि जब दुनिया में मैं नहीं रहूंगा तो मेरा बेटा अपना जीवन कैसे काटेगा, तब शायद आप दर्द समझ पाएंगे और फर्क समझ पाएंगे कि एक फौजी और एक अग्निवीर में क्या फर्क है। आप सभी फौजी भाई मेरे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, मैं देख रहा हूं बलबीर जी, नेत्रपाल जी, अजय जी, दीपक जी, आप सभी लोग, धर्मवीर जी, और भी नाम आ रहे हैं आगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मैं सबको देख पा रहा हूं, हमारे इटावा से राहुल भाई, प्रांशु, बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोगों के माध्यम से ही मैं ये चाहता हूं कि ये संदेश ज्यादा से ज्यादा फौजी परिवारों तक जाए और हम लोग जो असल भावना है उसको समझ सकें। तो जहां मैं कह रहा था, जब ये बड़े स्तर के अधिकारी वर्ग के लोग अग्निवीर की योजनाओं के फायदे बता रहे थे, तो ये अपने बच्चों को अग्निवीर योजना में नहीं भेज रहे हैं। और उस समय भी मैंने लगातार जो मेरी चर्चाएं इन लोगों से होती थी, तो मैं कहता था अगर आज आप अग्निवीर योजना में साथ नहीं खड़े होंगे तो कल बचेगा कोई नहीं, धीरे धीरे सबका नुकसान होगा। और ये मैंने इसलिए कहा कि आप समाज में देख रहे हैं, सबसे पहले मुसलमानों का नंबर आया तो लोग खुश थे। उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, फिर यादवों का नंबर आया, लोग खुश थे। फिर जाटवों का नंबर आया तो लोग खुश थे। हरियाणा में जाटों का नंबर आया तो लोग खुश थे। महाराष्ट्र में मराठों का नंबर आया तो खुश थे। उसके बाद दलितों का नंबर आया, फिर पिछड़ों का नंबर आया। अब उत्तर प्रदेश में तो लोग बोलते हैं ब्राह्मणों का भी नंबर आया हुआ है। और ब्राह्मणों का नंबर आते आते आप सोचिए ये लोग कितना नीचे गिर गए कि अब ये शंकराचार्य जी से भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप शंकराचार्य ये साबित करो। और देश में जितने भी लोग रहते हैं उनमें सबको बोल देते हैं कि अगर आप हमारी बात से सहमत नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। और अगर अब पलट के उनसे कोई कह दे कि आप अगर समाजवाद से, सेकुलरिज्म से सहमत नहीं हो तो आप पाकिस्तान चले जाओ, या फिर जिस चीन के साथ भारतीय जनता पार्टी इतना व्यापार करती, इतनी हमदर्द है, आप चीन चले जाओ। रमाकांत जी आ गए, धर्मेंद्र फौजी भाई आए हैं, अवनींद्र यादव जी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी आए हैं, सभी साथी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा मनोबल है और हम चाहेंगे ये संदेश बड़े सैनिक परिवार में सभी के घरों तक पहुंचे, यही इसका मकसद है। राजेंद्र साहब भी आ गए हैं, छोटे साहब आ गए हैं। तो मैं ये कह रहा था अगर अग्निवीर योजना में लोग साथ नहीं होंगे तो फौजियों का बहुत नुकसान होगा। इसके साथ मैं एक दो पक्ष और जोड़ देता हूं। जैसे पुराने जमाने में बोलते थे ना, एक संस्कृत भाषा में पढ़े लिखे लोग बात करते थे और आम आदमी को बात करने के लिए हमारे दीनदयाल भोजवाल भाई भी हैं, कृष्णा जी हैं, पढ़े लिखे लोग संस्कृत में बात करते थे। जो आम आदिवासी और गरीब गुरबा शूद्र समाज था वो पाली भाषा में बात करता था। मैंने तो ये भी सुना है कि जिनको संस्कृत लागू नहीं थी, अगर वो श्लोक सुन लेते थे तो उनके कानों में गर्म शीशा डाल दिया जाता था। तो साथियों, इसी को नए दौर में रख के देख लेते हैं। हिंदुस्तान अभी भी दो दुनिया में बटा हुआ है। भाषा के तौर पे बता रहा हूं, वैसे तो बहुत तरह से बटा हुआ है, अलग अलग कारण हैं, धर्म के नाम पर, जातिवाद पर, क्षेत्र के नाम पर, अमीर और गरीब के नाम पर। वैसे ही भाषा में भी हमारा देश बटा हुआ है, अंग्रेजियत और जो हम हिंदी पट्टी वाले हिंदी बोलते हैं, या बाकी राज्यों में जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। तो जो अंग्रेजी बोलने वाला समाज है ना साथियों, वो लगातार सोशल मीडिया पे, खास तौर से ट्विटर पे नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है। आप फौजी हैं वो सब समझते होंगे। सारा अधिकारी वर्ग एनएफयू की बात कर रहा है कि एनएफयू हमें मिलना चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है। हाई कोर्ट ने लगातार इस पे आदेश दिए हैं कि जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं उस तरीके से इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को मिलना चाहिए। लेकिन इस एनएफयू को हमारे ही सीनियर ऑफिसर्स ने रोक के रखा हुआ है कि अगर सबको ही ये सब मिल जाएगा तो फिर सीनियर होने का फायदा क्या। तो आपको मैं मानसिकता बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर बड़ा इसलिए बड़ा रहना चाहता है कि छोटे को छोटा रखेंगे तो बड़े होने का फायदा है, वरना बड़े होने में क्या मजा। और उसी की ये परिणति है जो आज हम देख रहे हैं। हर सीनियर जूनियर को दबा के सीनियर बने रहने के चक्कर में सेना के अंदर हम अपने जवानों का और अपने सोल्जर्स का ही नुकसान कर रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का जो सिपाही कहीं युद्ध के हालात में देश की सरहद पर सेवा करते करते अगर कोई शारीरिक या मानसिक चोटें पाता है, और अभी तक सरकारें उसको डिसेबिलिटी पेंशन देती थी उसके लिए, और पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन पे भी छूट देती थी इनकम टैक्स की, इस सम्मान के साथ कि इस सैनिक को बचा हुआ जीवन बहुत मुश्किल से काटना पड़ेगा। जितेंद्र जी हैं, नंद सिंह जी भी आ गए हैं। तो इसके बावजूद
भारतीय जनता पार्टी ने कल के बजट पे बहुत धीरे से ये सुविधा फौजियों से छीन ली और मीडिया पे कहीं भी किसी भी तरह से इस पे कोई भी चर्चा नहीं है। बिल्कुल शांत चित्त, बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। जानते हैं क्यों? कहीं ना कहीं यहां पे भी जातीय वर्गीकरण है। और ये सत्य है साथियों कि फौज से बाहर आने के बाद जो हम समाज से गए थे, हमें वापस उसी समाज में आना पड़ता है। इसी समाज की अच्छाइयां और बुराइयों को फिर से स्वीकार करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लागू किया है, तो आप भी जानते हैं कि किस समाज को इसका सबसे कम नुकसान हुआ है और किस समाज को सबसे ज्यादा। जो पढ़ा लिखा उच्च वर्गीय तबका है, धन धान्य संसाधन से युक्त है, अंग्रेजी दुनिया में जीता है, ऐसे अधिकांश लोग उच्च पदों पर बैठे हैं और अग्निवीर से उनका कोई नुकसान नहीं। मैं बहुत बेबाकी से कह सकता हूं, जवान को अग्निवीर बना दिया, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स के लिए अग्निवीर की कोई स्कीम नहीं है। विमल कश्यप जी आ गए हैं, रविंदर साहब भी आ गए हैं। जवानों के लिए अग्निवीर योजना लागू की और जिनको अग्निवीर योजना का लाभ नहीं मिला, वो अग्निवीर योजना की तारीफ कर रहे थे। ये जो विभेद है ना साथियों, आज उसने हमें उस जगह ला करके खड़ा कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सेना में ही सब लोग एक साथ नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी को आप ये भी जानते हैं, जहां कहीं भी दरकन दिखेगी, दोनों हाथ डाल के फाड़ के उसको और बढ़ा देते हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पीडीए का नारा बड़ा हुआ है, जातिवार जनगणना की बात हुई है, जातिवार हक अधिकार की बात हुई है, तो जातियों में लगातार विभेद कराना और उनको लड़ाना और झगड़ा कराना भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज में कर रही है। दुख की बात यह है कि अब फौजी समाज में भी वो इसी रास्ते को अपना रहे हैं। जो सक्षम हैं, जो सवर्ण हैं, उनको कहीं ना कहीं गांव गुरबे के किसान के परिवारों के बच्चे जो सुबह 4-4 बजे उठ के सालों दौड़ते हैं, खाते पीते हैं और फौज में भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद जैसे तैसे कष्टदायक जीवन में 4 पैसे बचा के घर भेजते हैं ताकि उनको बहनों की शादी हो सके, मकान पक्के बन सकें, माता पिता सम्मान के साथ अच्छे कपड़े होली दिवाली पे खरीद के गांव में चौड़ से अपने छप्पर में, अपनी चौपाल में बैठ सकें। जब वो बैठने लगते हैं तो वो हक अधिकार की बात करने लगते हैं। और जब यही जवान रिटायर होके आता है तो वो समाजवाद और सामाजिक न्याय, हक अधिकार और जातीय सम्मान की बात करने लगता है। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अग्निवीर योजना दे दी ताकि किसी के घर में 4 पैसे इतने ना जुटे कि फुर्सत हो, दिमाग चले और समाज की लड़ाई में आगे आ जाए। तो जो ये पेंशन की बात थी और जो डिसेबिलिटी पेंशन की बात थी, इस मुद्दे को लेकर के मैं इसलिए आज आया साथियों कि मैं लगातार मैं रैंक के हिसाब से जिस वर्ग से आता हूं, तो आप सब जानते हैं, सामने है। मैंने बहुत से अधिकारियों से चर्चा की, इनफैक्ट आज सुबह बात की, और सबका मानना जानते हैं क्या था कि उनकी नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के लिए विपक्षी दल उनके साथ दें और उनके लिए लड़ाई लड़े। तो मैंने उनसे कहा कि विपक्षी दल आखिर उसी समाज के लिए तो आवाज उठा सकता है जो स्वयं में जागृत हो, स्वयं में संघर्षशील हो। क्या आप लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पे जाके कभी कोई धरना किया, कोई प्रदर्शन किया, कोई अल्टीमेटम दिया? मतलब बैठ के चाहते हैं कि विपक्षी दल उनकी आवाज उठाए जो जानबूझ के जुबान जिनकी ठीक है और वो गूंगा बन के घर बैठे हैं। जबकि दूसरी तरफ इसी देश का जवान लगातार इस मांग को उठाता रहा है कि अग्निवीर योजना वापस हो, तो उस पर कोई बोलना नहीं चाहता। तो फिर जवान की क्या गलती है, फौजी की क्या गलती है? फौजी भी कहता है कि अग्निवीर योजना अगर इतनी ही कल्याणकारी है और इतनी ही प्यारी है तो देश में जितनी भी नौकरियां हैं सभी में लागू करिए ना। आईएएस को भी अग्निवीर बनाइए, आईपीएस को भी अग्निवीर बनाइए, रेलवे की भर्तियों में भी अग्निवीर लाइए,
पुलिस में अग्निवीर लाइए। ये तहसीलदार हैं, ये दरोगा हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, इनको सबको भी अग्निवीर बना दीजिए। और हम तो कह रहे हैं किसान अग्निवीर बना दीजिए, जवान अग्निवीर बना दिया तो नेताओं को भी अग्निवीर बना दिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मेरे जैसे हजारों लाखों लाल उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं इस प्रण के साथ हैं कि अगर अग्निवीर वापस नहीं होगा तो हम ऐसी सरकारों को अग्निवीर बना देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अग्निवीर बनाएंगे। मतलब ये जो जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं, डिसेबिलिटी पेंशन की अभी आपने डेफिनेशन चेंज कर दी है, अभी डिसेबिलिटी पेंशन आपने टैक्सेबल कर दी है, पेंशन आपने टैक्सेबल कर दी है, और अग्निवीर जो हमारे घर के नौजवान भाई हैं जो भर्ती हुए थे, अभी अगस्त सितंबर में 4 साल उनके हो जाएंगे। क्या देश में कहीं से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और किसी भी राज्य की भाजपा की कोई भी सरकार कभी ये बोल रही है कि 6 महीने बाद अग्निवीर वापस घर आएंगे तो हमको गारंटी शुदा उनको रोजगार देंगे? इस विषय में तो कोई चर्चा हो नहीं रही। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने के ठेकेदार बनती है, जो मंदिरों के दर्शन के बाहर अटेंडेंस रजिस्टर का ठेकेदार बनती है, जो चीन से युद्ध लड़ने के लिए सेना से आगे आगे चलने वाला खुद को बोलती है, जो हर पहाड़ी में फौजियों से पहले चढ़ करके खुद तिरंगा लगाने का दावा करती है, वो आज लोकसभा में जब चर्चा हुई और चीन का नाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लोकसभा में कांप क्यों रहे थे चीन के नाम से? ये सवाल तो उठेगा ना साथियों। जब हमारे फौजियों का हक और अधिकार आप छीनते हैं और देशभक्त होने का दावा करते हैं, घर में घुस के मारने जैसे नाटकीय डायलॉग्स बोलते हैं, तो फिर लोकसभा में जब चर्चा होती है तो आप चीन के नाम से कांपने काहे लगते हैं? और जैसा मैंने आपसे कहा, इस देश में भाषा के नाम पे 2 वर्ग हैं, एक संभ्रांत कहलाने वाला, पैसे वाला, अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग है, और एक साधारण ग्रामीण संस्कृति से जमीन पे रहने वाला, जमीनी दृष्टिकोण वाला, हिंदी बोलने वाला आम जनमानस है। तो आम जनमानस में यह चर्चा नहीं है साथियों। लेकिन अगर आप एक्स पे जाएंगे, जिसको पहले ट्विटर बोलते हैं, तो मैं दोपहर से देख रहा हूं लगातार एक और खबर चल रही है साथियों। जनरल नरावने जो सिखलाई रेजिमेंट के हैं, आप उनको जानते हैं। उस समय जो डोकलाम में हुआ था वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, हमारे सेना अध्यक्ष थे। उनके लगातार भारतीय जनता पार्टी जो बयान थे उनके वीडियो चला रही है कि जनरल नरावने खुद कह रहे हैं कि चीन हमारे यहां नहीं घुसा और चीन से हमको कोई नुकसान नहीं हुआ। और जानते हैं लोकसभा में साथियों ये चर्चा क्या आज हो रही थी? चर्चा ये हो रही थी कि जब जनरल नरावने एक किताब लिखते हैं उसी चाइना के ऊपर, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको परमिशन क्यों नहीं दे रही है छपने के लिए। तो जो दोपहर से ट्विटर में लड़ाई ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जनरल नरावने की किताब छपने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के पुराने वीडियो दिखा दिखा करके अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथियों, अंग्रेजी है वो थोड़ा ट्विटर का अंग्रेजी साम्राज्य है, लेकिन वहां बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके खिलाफ बात हो रही है। और आपको एक बात और, उपेंद्र जी भी आ गए हैं, कृष्णा जी, सुरेश साहब भी आ गए, जय हिंद आप सभी को। और जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी लगातार सोशल मीडिया पे छुप किसके पीछे रही है? थोड़ा अंदाजा लगाइए किसके पीछे छुप रही होगी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जितने भी मैसेज पोस्ट कर रहे हैं एक्स पर, ट्विटर पे, वो हर जगह लिख रहे हैं कि भारतीय सेना पे हमें गर्व है, भारतीय सेना दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की हालत खराब कर देगी, हम भारतीय सेना के साथ हैं। आप समझ रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो भारतीय जनता पार्टी के वर्दीधारी फौजियों के पीछे आके छुपती है। और कल की बात है, सिर्फ 24 घंटे पहले की बात है, इन्हीं वीर बहादुर भारतीय सेना के सैनिकों का डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबल्ड सोल्जर की पेंशन से जो 50-70 साल से इनकम टैक्स में छूट थी,
उसको समाप्ति की कल घोषणा की है। तो साथियों, मैं तो कहूंगा देश में फौज को जितना सम्मान मिलता है, उनकी तकलीफों को समाज जितना सम्मान देता है, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं फौजियों को पीठ में छुरा घोंपती है, उनके कल्याण के पीठ में छुरा घोंपती है, और जब उनकी जान सांसत में फंसती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले भारतीय सेना के सिपाहियों के, सैनिकों के और जवानों के पीछे छुपते हैं। और हम और आप जानते हैं, जो लोग सामना नहीं कर सकते और किसी का आड़ लेके छुपते हैं, वो बहुत कायराना स्वभाव के होते हैं। और कायराना स्वभाव में चौंकिएगा मत। जो गोडसे को पूजेगा, जो माफी वीर को पूजेगा, उसका रक्त चरित्र ही होगा कायराना, और उसका रक्त चरित्र ही होगा गद्दारी। जो फौज के साथ गद्दारी कर सकता है, फौज के नमक के साथ धोखा कर सकता है, फौज के जवानों की पेंशन के साथ धोखा कर सकता है, फौज के जो जवान अपंग हुए हैं उनकी अपंगता का जो हिस्सा मिलता है उस पे तक धोखा कर सकते हैं, छुरा भोग सकते हैं, तो वो आम जनमानस के कैसे हो सकते हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। और अंत में एक बात और कहना चाहूंगा साथियों, लगातार इस पूरी वार्तालाप में सिर्फ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि फेसबुक लाइव का सिस्टम ही इस तरीके का है कि जो अपने फेसबुक से लॉग करके शुरू करता है सिर्फ वही बोल सकता है, बाकी साथी उस पर लिख सकते हैं। और क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं तो इस तरीके से मोबाइल में हाथ लगा के और आपको जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए साथियों, मैं लगातार सुबह से सोच रहा था कि असली संवाद तो वह है जिसमें हर व्यक्ति को अपने मन की बात कहने का मौका मिले। और साथियों, अगर आप एक्स पे यानी ट्विटर पे जाएंगे तो हम लोगों ने 8 बजे एक स्पेस रखा है। स्पेस वही अंग्रेजी जीवन की संस्कृति है, हमारे गांव घर में जिसे चौपाल बोलते हैं, बैठक बोलते हैं, उसी को एक्स पे या ट्विटर पे ये लोग स्पेस बोलते हैं। हमने 8 बजे स्पेस रखा है और उसमें कोई भी साथी आके जुड़ सकता है। सबसे अच्छी बात है, उस पे जो भी साथी हो वो अपना हाथ उठाएगा तो उसको स्पीकर दिया जाता है और वो अपनी बात कह सकता है। और सच जानिए साथियों, जो अभी फेसबुक लाइव पे मैंने बोला है, मैं बस शुरुआत का हिस्सा लिखा है। हरिकृष्ण राजपूत जी भी आ गए हैं, रविंद्र साहब भी हैं। तो ये जो मैंने रखा है, मैंने अपने मन की बात कही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी बात बोलें। और साथियों, आपको यह भी बताना चाहूंगा, जब आप एक्स पे बोलेंगे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हमारे हरिराम साहब भी आ गए हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया का फौजी और पूरी दुनिया में जहां भी भारतीय होंगे आपको सुन सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि साथियों, आप स्पेस पे जुड़ें और हम इस देश को बताना चाहते हैं कि कम से कम उत्तर प्रदेश का जितना भी फौजी है वो इतना जागृत है कि जब वो एक स्वर में बात करेगा तो वो इतने ज्यादा स्वर होंगे कि सरकारों को उसको सुनना पड़ेगा। हम जानते हैं अब कि फौज के बाहर संख्या बल काम करती है। लोकतंत्र में संख्या बल से लोग सुनते हैं। राम सिंगार साहब आ गए हैं, अजीत भाई आ गए हैं, धर्मवीर साहब भी हैं। तो हम जानते हैं साथियों कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल और सत्ता संख्या बल को सम्मान देती है। इसलिए जब हम संख्या बल में जुड़ेंगे तब जाकर के देश को पता होगा। और साथियों, सच तो यह है, अभी हम फौजियों को भी नहीं पता है कि कल बजट में हमारे लिए क्या क्या कर दिया है। तो क्या हमारी और आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि इस देश के नौजवानों को और इस देश के किसानों को और इस देश के आम जन को यह पता चले कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आपके साथ, फौजियों के साथ अगर ये छल कपट कर रही है तो सोचिए आम जन के साथ क्या कर रही होगी। मैं आपको फिर दोहराना चाहूंगा साथियों, मैंने सुबह अपने ट्विटर के स्पेस का लिंक सभी जगह ब्रॉडकास्ट किया है। व्हाट्सएप पे जितने भी कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, सब जगह पोस्ट किया है। मैंने इसी फेसबुक पे भी पोस्ट किया है। और अभी 7:40 हो रहा है, लगभग 20 मिनट बाद हम ट्विटर पे आएंगे। जो साथी ट्विटर यूज नहीं करते हैं, मेरा उनसे निवेदन है, बहुत आसान है, अपने मोबाइल में गूगल प्ले या प्ले स्टोर पे जाइए,
और एक्स, खाली जो अंग्रेजी का अक्षर एक्स है उसको आप टाइप करेंगे तो आपको वो ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं मिलता है तो आसपास के फौजी भाइयों को फोन करके पूछ लीजिए। हमको पर्सनल, मेरा मोबाइल नंबर आप सबके पास, मेरे को पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं 8 बजे ट्विटर के स्पेस पे आइए। आज हम लोग खुली चर्चा करेंगे और सोचिए एक ऐसी चौपाल जिसमें दुनिया का कहीं पे भी आदमी बैठा हो, वो बैठ के आपकी बात सुन सकता है। तो आप जानते हैं साथियों, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका। हमारे राव विजेंद्र साहब भी हरियाणा से जुड़े हैं, आपको जय हिंद। अजय जी आ गए हैं, कृष्णा भाई आ गए हैं। तो साथियों, हम चाहते हैं कि आज स्पेस में जब आप आएंगे तो आप ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के विभीषण जिस तरीके से काम करते हैं, भाजपाई भी आएंगे, उस स्पेस पे जुड़ेंगे और हमारी बात सुनेंगे। साथियों, हमारी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी, धर्मेंद्र फौजी भाई बनारस से, वीरेंद्र साहू फतेहपुर से, छोटे लाल साहब हमारे कोषाध्यक्ष वो भी जुड़ गए हैं। तो साथियों, हम चाहते हैं कि उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आने दीजिए। हो सकता है कोई डिस्टर्ब करके बोलना चाहे तो उसे बोलने दीजिए और उसको भी सुनिए। जब हम फौजियों का दर्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कान में चुभेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचेगा कि भारतीय सेना के फौजियों के साथ ये गद्दारी देश के साथ गद्दारी है और हम फौजी इसको नहीं सहेंगे। हमारे अपने यूनिट के लोग भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत बहुत जय हिंद आपको सर। हम चाहते हैं कि उस स्पेस में जब हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सुने और समझें कि जब देश का फौजी खड़ा होता है तो देश की राजनीति बदलने का, देश की सोच बदलने का ताकत रहता है। साथियों, याद रखिएगा, संख्या बल से बड़ा बल देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कोई भी नहीं है। हमें इसी बल का इस्तेमाल करना है। 8 बजे हम ट्विटर पे स्पेस पे आएंगे। हम बजट के परिप्रेक्ष्य में जो फौजियों के साथ धोखा किया गया है, हम उस पे भी बात करेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो फौजियों के साथ छल करती आ रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। हम कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है उनको बताना कि देश के फौजियों के साथ धोखा करना मतलब देश के हर लाल, हर किसान, हर व्यापारी, हर कामगार, हर कर्मकारी के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ सीधी चुनौती और सीधा धोखा है। साथियों, हमारे लगातार नए साथी जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश साहब आ गए हैं, बहादुर फौजी भाई बनारस से आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत तहे दिल से फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक हम अपनी आवाज नहीं बड़ा करेंगे, हमारी टंकार दूर तक नहीं जाएगी। और एक्स पे, ट्विटर पे हमारे यश भारती भाई भी आ गए हैं मध्य प्रदेश से। जब तक हमारी ये आवाज दूर तक नहीं जाएगी और संख्या बल में नहीं जाएगी, साथियों, ये जबरदस्ती कान में तेल डाल के बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी आप फौजियों की आवाज नहीं सुनेगी। और शुरुआत का पहला कदम साथियों, हमारे संघर्ष का पहला कदम साथियों, जो हमारे शारीरिक अपंगता के सर्टिफिकेट वाले फौजी हैं, उनका जो डिसेबिलिटी पेंशन है और उनकी जो पेंशन है और जो 70-80 साल से उस पे इनकम टैक्स की छूट है, हम उसको वापस मांगने की मांग से शुरुआत करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी कोई खैरात नहीं बांट रही साथियों, ये 5 किलो अनाज नहीं बांट रही है साथियों। और जो अनाज भी बांट रही है वो इस देश के टैक्स का पैसा है, भारतवासियों का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी कोई अपने राजनीतिक दल के इलेक्टोरल बॉन्ड से हमको पेंशन नहीं देती है, ना इलेक्टोरल बॉन्ड से हमारी तनख्वाह की, पेंशन की, इनकम टैक्स भरती है। ये हमारे देश का पैसा है और हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम इस देश के लाल हैं, हम इस देश के लाल हैं। इस देश ने हमको पाला है, ये देश हम पे गर्व करता है, हम फौजियों पे गर्व करता है, हम किसानों के फौजी लालों पे गर्व करता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है
कि हम भारत के सैनिकों को दबा लेंगे, उनके कल्याण को छीन लेंगे और उनमें कोई बांट करेंगे, बंटवारा करेंगे, तो ये नहीं होगा। नारायण साहब भी जुड़े हैं, शिवपूजन साहब भी जुड़े हैं। मैं निरंतर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं साथियों, 8 बजे हम लोग ट्विटर पे स्पेस शुरू करेंगे, कृपया थोड़ा समय निकालिए। सबसे बड़ी जो मेरी खुद की मर्म और व्यक्तिगत इच्छा है, मैं चाहता हूं आप सब लोग आकर के 2-2, 4-4, 5-5 मिनट अपना उस पे वक्तव्य जरूर रखें, अपने दिल की बात जरूर रखें, ताकि देश का जनमानस भारतीय जनता पार्टी खास तौर से और उनके कार्यकर्ता, वो भी इंसान है, मुझे पूरा भरोसा है, जब वो फौजियों की आवाज सुनेंगे तो उनको भी एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो सीनियर हैं, जो मंत्री हैं, जो सरकारें हैं, वो देश के जवानों के साथ क्या छल कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पता होना चाहिए साथियों। 8 बजे मिलते हैं ट्विटर पर, एक्स पर, स्पेस में आपसे मिलेंगे और मिलके बात करेंगे। हमारी हिंदी की चौपाल उनकी अंग्रेजियों की स्पेस में खुलेगी अब साथियों। जय हिंद, जय समाजवाद।